बहुत स्वागत। और अब लगातार हम लोग बात करेंगे बिना ब्रेक के। आज हमने कहानी कुर्सी का प्रोग्राम 1 घंटा बढ़ा दिया है। आपके कमेंट्स, आपके सवाल लगातार हैशटैग कहानी कुर्सी के साथ हमको भेजते रहिएगा। बड़े मंत्री हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। थोड़ी देर में पीयूष गोयल जी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद केंद्रीय विदेश मंत्री जो है डॉक्टर एस जयशंकर, वो हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमने आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, उसकी तुलना की है कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से, विपक्ष का जो घोषणा पत्र है। सवाल एक बार बार आया कि विपक्ष का साझा घोषणा पत्र क्यों नहीं आ रहा है, तो वो तो नहीं आया। आज मीटिंग हुई है खड़गे साहब और आम आदमी पार्टी के नेताओं की, तो उसमें बात पहली बार सुनी हमने कि ज्वाइंट घोषणा पत्र या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा कुछ हो सकता है। बाकी बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर विपक्ष तो विरोध ही करेगा। उसको जुमला बताया गया है, ये बताया गया है कि पहले जो काम किया नहीं, वादे पूरे किए नहीं, उसका हिसाब दें, फिर आगे के वादे करें। लेकिन बड़ा एम्बिशियस, ये शब्द सही है, बड़ा एम्बिशियस घोषणा पत्र ये भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देता है। और मोदी की गारंटी समाज के जीवन और जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए एक ना एक पहलू को छूती हुई बात इस घोषणा पत्र के अंदर जो है वो कही गई है। दो बड़े जो एक वादे, उसकी चर्चा अभी तक हमारे प्रोग्राम में नहीं हो पाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन। मैं पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लेता हूं। समीर जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ट्रिकी मसला है। आपने ठीक है, आपने उत्तराखंड में लागू कर दिया, छोटा राज्य है, और कुछ राज्य प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश भर में लागू करना, आपको लगता है कोई यूनिफॉर्म स्कीम आएगी इसके लिए, या यही पीसमील अलग अलग राज्यों में करते हुए इसको लागू किया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी ट्रिकी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कोर इश्यू में यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है, राम जन्मभूमि का निर्माण, मंदिर का निर्माण रहा है, आर्टिकल 370 रहा है। बड़े दोनों जो था आर्टिकल 370 और राम जन्मभूमि का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो चुका है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आप देखिए उत्तराखंड के अंदर लागू हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर लिया लागू कर अब पूरे देश के अंदर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। ये आप लाए थे, देखिए कितना सर, आर्टिकल 370 पे कोई एक गोली नहीं चली, कुछ नहीं हुआ। बड़े नॉर्मल तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने इसको मैनेज किया और लागू कर लिया है। यह प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है और अमित शाह देश के गृह मंत्री है। एजेंडे को बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से लागू करते हैं बिना किसी शोर शराबा के। और मुझे लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके लेके इतना होल्ला मच रहा था, उसे भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मोदी की बहुत आराम से लागू करेगी। और आप देखिए चुनाव के पहले तो प्रधानमंत्री अमित शाह बार बार कह रहे थे कि सीए हम लेकर आएंगे, उसके लेके कितना विरोध हुआ, ममता बनर्जी करती रही, लेकिन कुछ हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडे है वो लागू होने वाले हैं। ये बात सही है कि 10 साल के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहिए था, किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी लेके नहीं। और एक और मैं बता देता हूं कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल का है, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, वह भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में। यह बात सही है कि अभी जो संकल्प पत्र आया उसमें इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन यह तय है कि आने वाले, बिल्कुल ये भी तय है 2024 में अगर ये नहीं हुआ तो उसके बाद 5 साल में ही होने वाला है। और ये कोई जरूरी नहीं कि जो संकल्प पत्र में कहा है वही लागू होंगे। कई बातें ऐसी भी जो संकल्प पत्र में नहीं घोषित की जाएगी, 5 साल में प्रधानमंत्री लागू कर सकते हैं। फिर मैं वही कह रहा हूं भाई, आप सीए के टाइम पे विरोध देख चुके हो, यूसीसी तो पूरे देश भर में एक साथ लागू करने वाला विषय है ना, कैसे होगा? देखिए, यूसीसी का एक मॉडल पायलट प्रोजेक्ट जो है वो आप भारतीय जनता पार्टी ने एक कंकड़ मार करके देखा है, और इसका प्रयोग जो है वो उत्तराखंड की भूमि से आपको देखने को आया है। अब उनको पता लग गया है कि इससे बहुत ज़्यादा बवाल नहीं होने वाला है। बार बार सरकारें, बार बार विपक्षी पार्टियां पूछती थी कि भाई यूसीसी क्यों लाते क्यों नहीं हो। तो यूसीसी, मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम कड़े फैसले लेंगे, दूसरी बात, यूसीसी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू कर दिया है, ट्रिपल तलाक। आप ट्रिपल तलाक जो है वो उसका एक हिस्सा था। एक हिस्सा वो जिसे मैं कहता हूं, जैसे आप कहते थे भारतीय जनता पार्टी के कुछ तो ऐसे मुद्दे थे जो उसके वैचारिक अधिष्ठान के मूल थे, सूत्र थे, मूलाधार थे, जो जिसको हम कहते हैं अधिष्ठान थे उसके, जिस पर वो पूरी इमारत खड़ी थी। उसमें वो राम मंदिर भी था, आप देखेंगे इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ भी था, तो आपको सीए आज के दिन में आ जाएगा। उसका एक्सटेंशन, जिसकी चर्चा हम अभी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि सीए आया है, तो उसके बाद की चीजें भी आएंगी, आने वाले दिनों में आएंगी। वो उसका एक, जिसे कहते हैं ना, नेचुरल कॉरोलरी, वो होना ही होना है। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, आप इसे रोक नहीं पाएंगे। मुद्दा आएगा ही आएगा। भाई, इस देश को ये जानने का हक है कि कितने विदेशी हमारे घर में घुस करके हमारे खिलाफ जो हैं वो पॉकेट बना करके खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि देश का माहौल भी देखना होता है ना सर। देखिए, देश का कोई, आप हर चीज जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती। देखिए, ये आपको क्या लगता है कि सीए जोर जबरदस्ती से हुआ है? बिल्कुल जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ है। जो लोग इसके विरोध में खड़े हैं उनको आप 70 साल में नहीं समझा पाए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा था।
आपने देखा होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है एक मुद्दे को लेकर के, कहा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट तो कई बार कह चुका है, हाई कोर्ट कह चुके हैं कि यूसीसी हाई देश के कोर्ट हक ने पे है। कह रखा है। तो उसी को आप ध्यान में रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। अब उस पायलट प्रोजेक्ट को एक ऐसे जगह पर शुरू किया जहां से उसने देखा कि इसके कितने रिएक्शन हो सकते हैं। बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है देश में, क्या वैसे ही होंगे मैं नहीं कह सकता कि, लेकिन नरेंद्र मोदी जाने भी तो इसी बात के लिए जाते हैं। जो भी चीजें राष्ट्र को मजबूत बनाती है, जो भी चीजें भारत की सभ्यता और संस्कृति की ठोस नींव को मजबूत करती है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उन फैसले को लेने और से यूसीसी उनमें से एक है। उनसे एक और बात जोड़ देना चाहता हूं, जो विरासत की बात की गई है। आपने देखा होगा कि आपको हम लोगों ने इस पर बहुत कम जोर दिया, लेकिन मैं उसका जिक्र करना चाहता था कई दिनों से। योगी आदित्यनाथ जब मथुरा जाते हैं तो मथुरा जाने के बाद वो कहते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं, काशी का एक उद्धार हो गया है, लगभग अयोध्या का उद्धार हो गया है, मथुरा में भगवान कृष्ण की बांसुरी बजेगी या नहीं बजेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये सारे मुद्दे सब खत्म हो जाएंगे आने वाले दिनों? मुझे नहीं लगता है। ठीक है सर। भारत के जितने भी सांस्कृतिक वैभव और विरासत है, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी आने वाले 5 साल में आपको एक नई तस्वीर भारत की दिखेगी। यूसीसी, सवाल यह है कि अब उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा है और कहा है कि होगा अगले 5 साल में, तो होगा ही अगर वो जीतते हैं, लेकिन कैसे, सवाल यह है। इसके लिए आप कोई सेंट्रल बिल सोचते हैं कि केंद्रीय कानून बनेगा जो एक साथ पूरे देश पर लागू होगा, या जैसे उत्तराखंड है, गुजरात प्रयास कर रहा है, ऐसे अलग अलग राज्यों में इसको लाया जाएगा? हर्षवर्धन जी। देखिए, एक तो सबसे पहले हमें ये बात करनी चाहिए कि क्या किसी भी देश को मॉडर्न प्रोग्रेसिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आधुनिक प्रगतिशील समाज ही, जिसको हम कहते हैं ना कि आज के समय की तो वही पहचान होनी चाहिए, वही कोशिश होनी चाहिए। हर कोई यही तो कोशिश करता है ना कि हम थोड़ा समय के साथ चल सकें। और उसके मूल में क्या है? उसके मूल में यह है कि 2 लोग अगर किसी एक जगह पर खड़े हैं या 10 लोग किसी एक जगह पर खड़े हैं, उनके लिए अलग अलग तरह के नियम कानून नहीं लागू। तो यूसीसी हम जब कहते हैं और आप ये कह रहे हैं कि देश में फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे, तो क्या कोई अभी भी भारत में एक बड़ा वर्ग बचा हुआ है जो प्रोग्रेसिव नहीं होना चाहता है, वो जो रिग्रेसिव है, जो पीछे ले जाना चाहता है? क्या कोई वर्ग ऐसा है जिसको आधुनिकता पसंद नहीं है? तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें मॉडर्न और प्रोग्रेसिव होना ही पड़ेगा। एक देश पुरातन पंथी, पिछड़ा, मध्य युगीन कानून लाकर किसी के निजी ला, किसी का शरिया, इस तरह की बात करके वो आगे नहीं बढ़ सकता। और जब हम इस स्थापना को मान लेंगे तब हमें ये समझने में आसानी होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कोई, मतलब इसको हम कहें कोई नरेंद्र मोदी बहुत ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं, कोई तोड़फोड़ करने जा रहे हैं। वो सबके मन में जो जाले बने हैं, खांचे बने हैं, उसको दुरुस्त कर रहे हैं और वो उसको लागू करेंगे। इसके लिए वो तैयार होंगे जो रिएक्शन इसका आएगा, और आप जान रहे हैं क्या रिएक्शन आएगा? मुझे लगता है पार्टियां बोलेंगी, अलग अलग संस्थाएं बोलेंगी। बहुतायत लोग तैयार हो चुके हैं, बड़ा वर्ग तैयार हो चुका है। और ये भी कहा जाता था ना कि 3 तलाक होगा तो क्या हो जाएगा। आज महिलाएं खुश हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई किस तरीके से, कौन कह रहा था कि वो अपने तरीके से किसानों की आमदनी करेंगे। अब यहां महिलाओं का तरीका कौन तय करेगा? महिलाओं को आप 3 तलाक करके जाने क्या क्या कर देते थे, कितने तरह की यातनाएं वो बरसों से झेल रही थी। एक चीज इसमें तो जोड़ अब देना वो चाहता साथ में हूं। खड़ी है ना। कल को यूसीसी लागू हो जाएगा तो हमको तो लगता है ये मुसलमानों के लिए ठीक है। उनके ऊपर बार बार ये डाला जाता है कि अरे देखो आप अलग कानून चाहते हो। कितने मुसलमान अलग कानून नहीं, यूसीसी को लेकर धारणा ये है कि ये मुसलमानों के ही के लिए ही लाया जा रहा है। नहीं तो देखिए, अब मैं उनके जो पर्सनल लॉज हैं उनको खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। उनके उनके मन में ये धारणा। अरे आप उनके वो पर्सनल लॉज हैं जो मध्य युगीन कानून है, जो महिला को संपत्ति में, घर में, स्नेह में, प्रेम में कानूनी तरीके से किसी भी तरह से हिस्सा देने को तैयार, किसी भी तरह से हिस्सा देने को तैयार। ये कैसे चलेगा कि जो पुरुष मुसलमान हैं वो महिला मुसलमानों के हिस्से की बात वो तय करेंगे? और एक देश में, एक स्वतंत्र देश में, एक कानून वाले देश में, आज हम बाबा साहब की जयंती के अवसर पर बात कर रहे हैं, संविधान मानने वाले देश में कैसे 2 लोगों के लिए अलग अलग चीजें हो सकती ठीक है, नहीं हो सकती है। और यूसीसी उसकी स्वाभाविक परिणति। राव जी, तो यूसीसी क्या चेंज करेगा? मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, यही चेंज करेगा ना। बिल्कुल, ये सबके लिए चेंज करेगा। क्या ये तो नहीं कह रहे कि आप शादी कैसे करिए, ऐसा नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं निकाह कि होगा तो भैया निकाह ही निकाह होगा।
ये अब गलत है ना कि मैं 3 बार तलाक बोल के तलाक कर दूं। वो तो हो गया। बचा रहे हैं ना इसी को, हम यही बचा रहे हैं ना कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में, महिलाओं को बाकियों चीज़ों में, इनहेरिटेंस में बाकी सब अधिकार कैसे मिले। बेसिकली यूसीसी के जरिए महिलाओं के अधिकारों का प्रोटेक्शन होगा। मैं इसको जोड़ देना ये बड़ी बात जो इसमें होगी, ये कौन इसका विरोध कर सकता है? ना तो ये यूसीसी ये कहता है, मैं बताता हूं कैसे। जैसे आपने भी 4 विषय बताए, अब शादी का है वो तलाक वाला मामला आ गया। अभी तक होता ये था कि तलाक के मामले सिविल अदालतों में नहीं जाते थे मुसलमानों के, या बहुत कम जाते थे। अब वो जाया करेंगे। जैसे मान लीजिए हिंदू हैं, वहां तक वो जिस तरीके से तलाक लेता है एक दंपति, वैसे ही उनको भी जाना पड़ेगा कानून प्रक्रिया, जो अभी तक नहीं होता था। अब आपने कहा अडॉप्शन का जिक्र नहीं है इस्लाम के अंदर, इसलिए वो अडॉप्शन उस दायरे में आ जाएगा। हम शरिया का मैं सिर्फ बता रहा हूं क्या होगा। आपने कहा इनहेरिटेंस में बेटे को दुगनी जायदाद मिलती है बेटी के मुकाबले, लड़की को बेटी को आधा हिस्सा मिलता है भाई के मुकाबले, वो इसमें बदल जाएगा। तो ये सब चीजें होंगी। देखिए क्या अब वो ये कह रहे हैं कि साहब हमें बताए गए रिलीजियस तरीके में चलते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि क्या आपको, ये सही है, आपका क्या रोल क्या है? ये सही है कि एक महिला जिसका तलाक हो उसके ऊपर ये बंदिश हो कि वो दोबारा शादी इतने ही समय के बाद कर सके? मैं इसका देखिए ये सब चीजें जो हैं ये मॉडर्न सोसाइटी में और एक अच्छी सोसाइटी में महिलाओं के अधिकारों का हनन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें देखिए, जो सबसे जहां जिसको जाला बोला गया था, वो एक भ्रांति थी। जब भी मुसलमानों के बीच में आप जाएंगे तो उनको यही समझाया जाता था कि देखिए आपकी शादी की जो प्रक्रिया है उसमें दखल होगा, ये कोई हो ही नहीं रहा है। बात सही है। पूजा पद्धति में दखल हो ही नहीं रहा, जिसका जिक्र राहुल जी ने कहा। 4 चीजें, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मामला था उसको नरेंद्र मोदी जी ने सुलझा दिया है, और वो ट्रिपल तलाक का मामला है, वही सबसे इंपॉर्टेंट था। बाकी चीजें तो जो सिविल सूट के अंदर या सिविल लॉज के अंदर है उसको तो मान ही नहीं हो। आने वाले दिनों में सिर्फ बताने की आवश्यकता है, बाकी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है मुसलमानों के अंदर जो इसके लिए तैयार भी है। आप सियाओं से जरा बात करके पूछिए वो इसके लिए तैयार है या नहीं। एक बात और जिक्र कर देना चाहता हूं, सुन्नी पुरुषों से पूछिए जिनकी सबसे ज्यादा तारात है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो शरिया लॉ है ना, ये भी 1937 में ब्रिटिश ने कोडिफाई किया था। और यदि ये वाकई जिसे हम कहते हैं कि इस्लाम का इंटीग्रल हिस्सा होता तो पूरी दुनिया में यही सब जगह एक ही जैसा होता। आप 2 कुरान नहीं देख सकते, 2 शरिया लॉ दुनिया में 2 नहीं हो सकता था। लेकिन सारी कंट्री आप घूम जाइए, वेस्ट एशिया के कंट्री को आप घूम जाइए, आपको सब जगह इसमें अमेंडेड मिल जाएंगे आपको। ये जो डिवोर्स का प्रथा है वहां भी पाकिस्तान, जब बांग्लादेश कानून बना सकता है, पाकिस्तान कानून बना सकता है, इजिप्ट कानून बना सकता है, वेस्ट एशिया के कंट्री में डिफरेंट कानून हो सकते हैं, तो भारत के मुसलमानों को क्या समस्या है? मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इसको लागू करने में क्या मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी इससे पीछे है। यूसीसी की बात की, इस पर एक रिएक्शन मेरे पास विष्णु पूछ रहे हैं, वर्शिप एक्ट अबॉलिशन कब होगा, वक्फ बोर्ड अबॉलिशन कब होगा? ये मैं इससे सहमत हूं। मुझे लगता है कि सबसे पहला काम होना चाहिए इस देश में, चाहे कोई सरकार, डजंट मैटर, जो वर्शिप एक्ट है वो हिंदुओं के साथ पाप किया हुआ है, अन्याय किया है कांग्रेस पार्टी ने। क्या था नरसिंह राव ने जो लाया, इसका मतलब है कि हम स्वतंत्र 1947 में हुए क्या? हमारे जितने मंदिर तोड़े गए, जितने कब्जे कर लिए गए, वो जो कहते हो रहे उन्हीं के पास। यही नरसिंह राव ने कानून लाया। उसके बाद इतना से भी उनका मन नहीं भरा तो 1993 में वक्फ बोर्ड कानून ला दिया। वक्फ बोर्ड कानून, उससे मन नहीं भरा तो फिर 2006 में कानून ला करके खड़ा कर दिया। यानी कि कल जाकर के आपकी संपत्ति पर यदि वक्फ बोर्ड कहे कि ये हमारी संपत्ति है, तो ये प्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी कि नहीं ये मेरी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड जहां उंगली रखते वो जगह उसकी। ऐसा हो चुका है दक्षिण भारत में, एक नहीं सैकड़ों ऐसे हैं। इसी दिल्ली में जिस पर हाथ रख दिया वक्फ बोर्ड ने, उसको आज जाकर के कोर्ट में, जिसे भारत की सरकार ने कई चीजों को छुड़ाया है। तो ये सब जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लाया गया था, आने वाले दिनों में सब समाज में जागरूकता फैलेगी। तो देखिए कई बार होता है कि जब संगठन उन चीजों को मुद्दा नहीं उठाता है, मैं मान के करता हूं कि हिंदू संगठन कल से नहीं मुद्दा उठाते हैं, समाज उसका दायित्व अपने ऊपर ले लेता है। ये जितनी भी बातें आ रही, चाहे
आप काशी के उद्धार की बात आप देख लीजिए, आप मथुरा के उद्धार की बात देख लीजिए, आप भोजशाला के उद्धार की बात है, किसने इसका नेतृत्व अपने हाथों में ले रखा है? हिंदू समाज के कोई तत्व यहां से खड़ा आप हो कह रहे जा ये रहे काम हैं। जो रह गए हैं ये अगर सरकार नहीं करेगी तो समाज मांग उठाएगा। समाज समीर जी कुछ समाज बोल रहे थे उठेगा इसमें, ही जी। उठेगा। हाँ, मुझे लग रहा है कि सरकार फिलहाल इसके ऊपर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी कभी जिक्र नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी भी इसका कभी जिक्र नहीं करती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को इसको बहुत तेजी से बढ़ना होता तो मुझे लग रहा है कि वो अपने संकल्प पत्र में इसको लेके आती या किसी रैली में बाहर इस बात का जिक्र करते हैं। मुझे लगता है अभी किसी बड़े एजेंडे पे प्रधानमंत्री मोदी लगातार काम कर रहे हैं, उनका फोकस वहां पर है, ये बाद में आएगा। फिलहाल मुझे लगता है कि 2024 से लेकर 2029 तक का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री मोदी का, उसके अंदर ये वर्शिप एक्ट को प्रधानमंत्री मोदी अभी छुएंगे नहीं। हो सकता है 29 के बाद इस लेकिन पर ये वो कोई आगे ऐसा बढ़े। बड़ा मुद्दा लगता नहीं, एक लो हैंगिंग फ्रूट है, चाहे तो कर सकती है सरकार, अभी कर सकती थी, इस कार्यकाल में कर सकती थी। मैं जोड़ देना चाहता हूं, ये ठीक है कि ये चीजें ऐसी होंगी कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार इस प्रकार का इशारा पूरी दुनिया को नहीं देना चाहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में ये मुद्दे ज्वलंत मुद्दे होंगे देश के लिए, और ऐसा नहीं है कि ये रुकेगा। मैं ये कह रहा हूं समाज का दबाव आखिर भाई एक जो होता है सरकारों को भी बात, ये आपको कानून वर्शिप एक्ट बनाना पड़ा, पूजा स्थल अधिनियम बनाना पड़ा, इसका मतलब क्या है कि आप मानते हैं कि आपके देश में पूजा स्थल पर बहुत विवाद है, बहुत सारी जगहों पर विवाद है, इसीलिए आपको ये कानून लाना ही पड़ा था भाई। आप और आपने तरीका ये निकाला कि चैप्टर ही क्लोज कर दो, विवाद सुलझाने के बजाय चैप्टर क्लोज कर दो। नहीं, मोदी सरकार ने किया आपका राजनीतिक नेतृत्व ये तो बड़ा स्वाभाविक है कि इस देश में जहां जहां आपको दिखेगा कि मस्जिद मंदिर अगल बगल हैं, वो सांप्रदायिक सौहार्द का नहीं, वो सांप्रदायिक कटुता, हिंदुओं के मान मर्दन, उनके अभिमान पर चोट पहुंचाने की मुगल आक्रांताओं की एक कोशिश थी। ये कोई कहने की बात नहीं, वरना कौन सी ऐसी जरूरत थी भैया कि वही मंदिर है उसके बगल में आपको मस्जिद बनाए? दरअसल आप मंदिर को तोड़कर वहां आप मस्जिद बनाते थे, मंदिर का थोड़ा अवशेष भी बचा रहे जिससे हिंदू को रोज वो पीड़ा होती रहे। अब उसके बाद एक सरकार आई, उसने कहा चलिए हम प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं। वो उन्होंने कोशिश ये की थी कि राम मंदिर के अलावा कोई और मुद्दा न बने। भारत की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की अभी की सरकार करेगी या नहीं करेगी ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ज्ञानवापी पर और कृष्ण जन्मभूमि पर न्यायालय ने जो कहा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। श्रृंगार गौरी पर अगर 1993 तक पूजा होती थी, इसका मतलब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का भी वायलेशन किया गया। और 1947 तक के कानून के लिहाज से कहेंगे, जो कहता है कि 47 में जहां जो जिस स्थिति में था यथा स्थिति बनी रहेगी, तो इसकी तो जांच हो सकती है ना। कम से कम इन दोनों मसलों पर न्यायालय ने इसको स्वीकार किया है। और मेरा यह मानना है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सीधे सीधे भले ना हटे, लेकिन जो महत्वपूर्ण उपासना स्थल है हिंदुओं के, उस पर जरूर ऑब्जर्वेशन के जरिए, न्यायालय के जरिए आगे जरूर। ये दो विषयों पर चर्चा भी कहीं समीर जी होती है सरकार में या पार्टी के अंदर, या नहीं होती है? नहीं, मुझे लगता है कि एक्ट और ये नहीं, वर्शिप एक्ट को लगता है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सेवक संघ भी बहुत ज्यादा अभी इसको लेके एग्रेसिव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेके बहुत एग्रेसिव नहीं है, और पार्टी मोदी नहीं, मुझे लगता है कि मोदी का भी एजेंडा विकास का है, बड़े मुद्दे पे बढ़ रहे हैं। और जब राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया है, इतना बड़ा मामला था जिस पे निर्माण हो गया, तो सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि हमने एक बड़ा मुद्दा ले लिया है, अब बाकी मुद्दे खोलकर हम और माहौल खराब करना चाहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री मोदी की जब छवि बनी हुई है, मुझे लग रहा है मोदी अभी इस मामले में बहुत नहीं पड़ेंगे। पहले उनके बहुत बड़े एजेंडे हैं जिसे उन्हें लागू करना है, उसके बाद मुझे लग रहा है 5 साल के बाद 2029 के अंदर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी वर्शिप को लेकर आए। कर दिया 2029 तक। हाँ, अभी 5 साल मुझे नहीं लगता, अदरवाइज तो सरकार जिस बहुमत में और जिस स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी है, अगर मोदी चाहते हैं तो इसका जिक्र जरूर करते हैं। इस मामले में उन्होंने चुप्पी साधी, इसका मतलब ये कि फिलहाल वो उनके एजेंडे में नहीं है। आप सहमत हैं इस बात से कि भावनात्मक मुद्दे शायद? देखिए, मुझे नहीं लगता ये सरकार अलग है, वो सामाजिक विषय है। यूसीसी की भी मैं एक छोटी सी बात करके फिर इस वाले मुद्दे पे बोलता हूँ। देखिए, यूसीसी में भी इंडोनेशिया की आप बात करिए, मुस्लिम बहुल्य कंट्री, बिल्कुल वहां पर तलाक बिना कोर्ट के सामने नहीं हो सकता। अच्छा, इराक जैसी कंट्री अगर तलाक हो भी रहा है, कोड़े भी पड़ते हैं इंडोनेशिया में, मैं बता रहा हूँ, कोड़े भी मारे तलाक की बात बता रहा हूँ। इराक जैसी कंट्री मतलब कितनी, अब तो काफी बर्बाद कंट्री हो गई हुई है, लेकिन फिर भी वहां पर तलाक अगर होता है मियाँ बीवी में, तो वो कोर्ट से उसको रेटिफाई आपको करवाना पड़ता है। तो देखिए, ये तो हमारे क्योंकि भारत एक हिंदू बहुल्य राष्ट्र है, यूसीसी का ज्यादा ये जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है वो यहाँ इसलिए है, वरना मुस्लिम बहुल्य राष्ट्र ने तो अपने हिसाब से सारे कानून बना दिए। बिल्कुल सही। तो दूसरा, जहां तक आप इसकी बात कर रहे हैं कि क्यों हम ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, देखिए
मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार इस तरह का कोई भी सिग्नल देना चाहती है कि हम कोई मुसलमानों के वर्शिप के स्थलों को तोड़ना चाहते हैं। ऐसा कोई सिग्नल ये सरकार नहीं देना चाहती। कोर्ट जो भी बोलेगा, चाहे वो काशी के बारे में बोलेगा, चाहे मथुरा के बारे में बोलेगा, क्योंकि कोर्ट बोल रहा है, उसका सम्मान किया जाए। जी आप कुछ कह रहे थे सर? उनका मतलब ये जो राय आई कि भाई शायद नहीं है एजेंडे में अभी। मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं कि ये एजेंडे में नहीं है और नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा अभी करने भी नहीं जा रही है, ये मैं भी इससे सहमत हूं। मैंने सिर्फ इसमें इतना जोड़ा है कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुद्दे गौण हैं, ये मुद्दे इम्पॉर्टेंट नहीं है समाज के लिए और देश के लिए। और आने वाले दिनों में यदि सरकार नहीं इसको लेती है, जो इसकी संभावना बहुत कम है कि सरकार इसको उठाएगी, समाज लेकिन ऐसे मुद्दों को लेकर के कोर्ट तक जरूर जाएगा। और आपने देखा होगा कि काशी का मुद्दा हो चाहे वो मथुरा का मुद्दा हो, कोर्ट ने वर्शिप एक्ट के को भी ये कहा है कि इसका मतलब उसको उस पर तुरंत रोक नहीं लगाया है, उसको प्रोसीड होने दिया है। काशी के मामले में तो बार बार यही उठाया गया कि वायलेशन ये मुद्दा दोनों मथुरा के मामले में भी और काशी के मामले में, और हाईकोर्ट के जजमेंट के पर सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम रोक नहीं लगाया है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कहीं नहीं समझती है कि इसमें मेरिट है।